सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय खासा संजीदा है, महंगा तेल सियासी खेल। जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब देश में चुनावी मौसम खत्म हो चुका है और एक बार फिर महंगाई रफ्तार पकड़ने लगी है। अब इसमें कोई संयोग की बात नहीं रह जाती है कि इस देश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब तेल अर्थात पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हो जाते हैं। सरकारें केंद्र के स्तर पर बात करें तो दामों के संदर्भ में कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होती और जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे होते हैं वहां की सरकारें छोटी मोटी छूट देकर जनता को लुभाने की कोशिश करती हैं। तो कुल मिलाकर इस देश के अंदर अभी वातावरण ऐसा हो गया है कि अगर जनता को कुछ सहूलियत चाहिए, जनता को कुछ राहत चाहिए, जनता को तकलीफ में थोड़ी सी निजात चाहिए, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि देश चुनावी मौसम से गुजरता रहे। अगर देश में चुनाव होते रहेंगे तो सरकार के स्तर पर आप कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो तय मानिए कि उसके बाद आपकी सुनवाई होने के कोई हालात रह नहीं जाते हैं। यह बात इतनी गंभीरता के साथ कहने के लिए हम इसलिए बाध्य हैं कि इस देश में आखिरी बार तेल के दाम 26 फरवरी 2021 को बढ़े थे। 26 फरवरी 2021 के बाद 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। चुनावों की घोषणा के बाद चुनाव समाप्त होने तक ऐसा लगा मानो चुनाव के सिलसिले में जो आचार संहिता लगी है वो तेल की कीमतों के संदर्भ में भी लागू हो गई है। जैसे ही चुनावों का मामला खत्म हुआ, 2 मई को परिणाम हुए, 4 मई से एक बार फिर आपकी जेब ढीली होना शुरू हो गई है। हर दिन 25-50 पैसे की बढ़ोतरी तेल कंपनियां कर रही हैं। बड़ी आसानी से सरकार में बैठे हुए लोग ये बता रहे हैं कि ये तो खुला मार्केट है, हमने सब कुछ बाजार के ऊपर छोड़ रखा है, दाम अगर कम होंगे तो आपको रियायत भी मिल जाएगी। लेकिन अतीत का अनुभव ये रहा है कि जब जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचाने के संदर्भ में जितनी रोकथाम की जा सकती है उतनी सरकार के स्तर पर रोकथाम की जा रही है, चाहे वो राज्य की है, चाहे वो केंद्र की है, चाहे वो भाजपा की है, चाहे वो कांग्रेस की है या किसी भी अन्य दल की है। कोई भी अपने मुनाफे में चवन्नी भर की भी कटौती नहीं करना चाहता है, लेकिन जनता को अगर 5 पैसे भी राहत मिलने वाली है तो उस पर निगाह बनी हुई है। इस गंभीर मसले पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तेल के चलते एक समय देश के आर्थिक हालात बिगड़ा करते थे, सरकारें उसकी सब्सिडी को लेकर हलाकान रहा करती थी, पिछले 5 साल 7 साल के अंदर क्या कुछ ऐसा बदल गया है जिसके कारण से सरकार को लगता है कि उसका खजाना भरने के लिए अगर सबसे बेहतर कोई माध्यम है तो ये तेल का खेल ही है। तो तेल के खेल पर हम बात करेंगे। इस खेल के समझाने के लिए कई विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले की वास्तविकता से आपको रूबरू कराने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक पंक्ति का है, लेकिन वह विचार सूत्र अपने आप में पर्याप्त है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के संदर्भ में एक बड़ी भावनापूर्ण अभिव्यक्ति आज से तकरीबन 3-4 दशक पहले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के माध्यम से सार्वजनिक हुई थी। देवीलाल किसानों के नेता थे, बड़े ही जनता के साथ जुड़े हुए राजनीतिज्ञ थे, अपनी बात ठेठ देशी अंदाज में कहा करते थे। उन्होंने एक पंक्ति में बात कही और वो बात यह कही थी कि लोक राज लोक लाज से चलता है। बहुत ही सूत्र के रूप में उन्होंने यह बात कही थी कि अगर कहीं लोकतंत्र की बात की जा रही है, अगर कहीं जनतंत्र की बात कही जा रही है, कहीं अगर जनता की सरकार की बात कर रही है, तो जो लोक राज है उसमें लोक लाज होना अनिवार्य है। अर्थात किसी शर्म की, किसी हया की संदर्भ में एक अपेक्षा सरकार के संदर्भ में आप कर सकते हैं। तो अब इस समय पर जो कुछ भी चल रहा है उसके संदर्भ में आपको ही ये तय करना है कि क्या वाकई कोई लोक लाज इस देश की शासन व्यवस्था के अंदर बची है जिसके संदर्भ में आप अपेक्षा कर सकें। जब 26 फरवरी को तेल के दामों को स्थिर किया गया और तब से लेकर 2 मई तक के बीच में ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में परिवर्तन नहीं था, क्रूड ऑयल की कीमतों में परिवर्तन नहीं था, लेकिन उन कीमतों के परिवर्तन से इस देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें प्रभावित नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं 2 मई के बाद, वैसे ही तेल कंपनियां एक बार फिर मीटर को घुमा दिए और वह मीटर बढ़त के संदर्भ में है। तो इसी खेल को समझने के लिए हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारथी आचार्य हैं, देश और दुनिया के जाने माने अर्थ विशेषज्ञ हैं। राजीव खंडेलवाल जी हैं, मूलभूत रूप से भारतीय जनता पार्टी से उनकी संबद्धता रही है, लेकिन बतौर अर्थशास्त्री, बतौर वकील भी उनकी पहचान को मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोग जानते हैं। अपनी बात स्पष्ट तौर पर कहने के लिए श्रवणगढ़ जी के रूप में देश के वरिष्ठतम पत्रकार हमारे साथ में हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे हमारे साथ अनिल फिरोजिया जी भी हों, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधि सुबह से ही इस विषय की जानकारी होने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि इस बहस का हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तर्क के स्तर पर अभाव उन्हें बेचैन करता है और इस बहस से बचने के लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश करने के लिए मजबूर करता है। पर फिर भी अनिल फिरोजिया जी ने साहस किया है हमारे साथ जुड़ने के संदर्भ में। देखें उनका साहस बरकरार रह पाता है या नहीं रह पाता है। लेकिन इस चर्चा के संदर्भ में हम शुरुआत राजीव खंडेलवाल जी से ही करते हैं कि राजीव खंडेलवाल जी, ये तेल के खेल के संदर्भ में आप जैसे सुधीर राजनीतिज्ञ से अर्थशास्त्री से वकील अपनी राय दें, ये क्या खेल है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार करना चाहूंगा। बहुत दिनों बाद आपका चेहरा देख रहा हूँ, चर्चा हो रही है जी। धन्यवाद जी। जहां तक आपने अपनी जी चुनाव के कारण जो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही जी, इसमें मैं एक एडिशन और करना चाहूंगा जी। चुनाव से पेट्रोल कीमतों को ही नहीं कम कर रहा है जी। चुनाव से कोरोना को भी रोक रहा है जी। क्योंकि हम कोरोना राष्ट्रीय आपदा काल में बैठे हैं, तो वो चीज में ऐड करना चाहूंगा कि चुनाव कोरोना को भी रोक रहा है। ये आपने देखा होगा जहां चुनाव हुए जी। अब बात आ जाए मुद्दे पे, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं, और ये सब अभी 5 राज्यों के चुनाव का ही विश्लेषण नहीं है जी। याद करें बिहार के चुनाव में 48 दिन जी, जब अक्टूबर नवंबर चुनाव हुए थे तब भी कीमतें नहीं बढ़ी थी जी। और आपने एक बात अच्छी कही कि इन समय में रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ी है। आज जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए तब 60 रुपए डॉलर से 70 रुपए डॉलर तक 10 रुपए डॉलर की मिनिमम कीमत बढ़ी है। लेकिन चुनाव का ये इम्पैक्ट था कि वो कीमतों को एडजस्ट किया गया, जहां सरकार ये कहती है कि ये प्राइसिंग है और कंपनियां खुद तय करती हैं, हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये कैसा प्राइसिंग फिक्सिंग है कंपनियों द्वारा, जो चुनाव के समय वो कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है, सरकार पे आ जाता है और वापस फिर वो पे आ जाता है। इसलिए सरकार निश्चित रूप से यहाँ पे पब्लिक को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से कर रही है और पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। हम बातें कह रहे हैं, पर राजू जी आपसे समझने की बात यह है कि ये देश का इतिहास रहा कि तेल अर्थात डीजल या पेट्रोल के दाम में 10-20 पैसे का भी इजाफा हुआ करता था। आज से 7 साल 8 साल पहले तो लोग सड़क पर आ जाया करते थे, विपक्षी दल जीना हराम कर दिया करते थे। अब तो कीमतों के संदर्भ में रेट कहीं पर भी पहुंच जाए, आवाज़ वैसी नहीं उभरती। क्या इस देश के अंदर इतना आर्थिक सामर्थ्य निवासियों में आ गया है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर 70 रुपये का डीजल आज 100 रुपये में मिलने लगा है, 70 रुपये का पेट्रोल अगर 103-104 रुपये में मिलने लगा है, तो जनता को बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं, इतनी समृद्धता हमारी जेब के अंदर आ चुकी है कि अब इन कीमतों की बढ़ोतरी से हमारी दिनचर्या प्रभावित नहीं होती, इसलिए कोई आवाज़ बहुत मुखर तौर पर सड़क पर सुनाई नहीं देती। मैं आपकी बात को समझ गया हिमांशु जी। आप याद करें, ये पॉलिसी आई थी यूपीए गवर्नमेंट के समय जी। आज भाजपा सरकार ये कहती है कि पॉलिसी हमने लागू नहीं की। यदि ये पॉलिसी सही थी, गलत थी, तो उसको भाजपा ने परिवर्तन करना चाहिए था। बात जहां तक विरोध की है, यूपीए सरकार के समय स्ट्रांग अपोजिशन था, बीजेपी एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी रही है और उसने वो विरोध आया। लेकिन बदकिस्मती से और देश के लोकतंत्र के लिए भी सही बात नहीं है कि आज सक्षम विरोध नहीं है, जो अपनी बात को ना अपनी बात को कह पा रहा है, ना वो जनता की बात को जनता के बीच ले जाके शासन के समक्ष रख पा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इससे भी एक दुर्भाग्य और पैदा होता है खुद जनता का। याद कीजिए 77 में जब जेपी के पहले जब एपी का आंदोलन हुआ था, तब जनता खुद जागृत हुई थी। वो नेतृत्व के कहने के पहले जनता छात्रों ने आंदोलन चालू कर दिया था। तो वो स्थिति भी आज जनता का मेंटल स्टेटस इतना कमजोर कर दिया है, इतने लोगों को मतलब ये कहना चाहिए कि अपने अधिकारहीन हो गए हैं, सोच हो गई उनकी कि वे अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे। ये बड़ा दुखद स्टेज है। ये बड़ा दुखद स्टेज है कि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे हैं, ये कहना है राजीव खंडेलवाल जी का। हमारे साथ में डॉक्टर सारथी आचार्य जी जुड़ चुके हैं। उनके पास जाऊं उससे पहले चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, और विपक्ष की आवाज़ है चौधरी राकेश सिंह जी। पर आपसे बात करूं उससे पहले 2 बयान आपको सुनवाना चाहता हूं राकेश जी और अपने दर्शकों को। एक बार वो बयान सुने, फिर जाकर राकेश जी आपके साथ संवाद को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुनिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए?
ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। एक, कोरोना के कारण उत्पादन में कटौती हुई थी। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जब प्रारंभिक दौर था शासन का, उस समय पर तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटे तो देश की जनता को उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। पर क्या कुछ ऐसा बदल गया जिसके चलते वो लाभ बर्दाश्त नहीं हुआ सरकारों को, इसलिए ड्यूटी बढ़ाकर वो लाभ जनता से छीनकर सरकार को अपने खजाने को भरना ज्यादा मुफीद लगा। इस रोशनी में राकेश चौधरी जी आपके पास हूं, क्या कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आया? क्या यूपीए सरकार को यह तरीका समझ में नहीं आया था? आपके दौर में रोना इस बात का रोते थे कि खजाने की बड़ी राशि सब्सिडी में जा रही है, यहां उल्टा हो रहा है, तेल से ही खजाना भरा जा रहा है। थोड़ा रोशनी देंगे राकेश जी? जी हाँ, कांग्रेस के समय, यूपीए के समय जी प्रति बैरल डॉलर जो कीमत थी वो $110 थी जी। आज दुर्भाग्य से सौभाग्य से जो भी कहें वो ₹60 प्रति डॉलर है एक बैरल की जी। तो उस बात पे मैंने जो आपने सुनाया अभी प्रधानमंत्री जी का जी, उस पे तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि उनका भाग जोरदार है इसलिए कीमतें कम हो गई जी। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है जो बढ़ा के 32-32.5 रुपए कर दी गई है जी। 1 लीटर पेट्रोल 30 रुपए में आता है जी, और ड्यूटी 1 लीटर पे लगती है 32 रुपए जी। ये देश का सबसे दुर्भाग्यजनक समय है जी। लेकिन जैसा राजीव खंडेलवाल जी कह रहे थे, उन्होंने अपनी बातचीत में तीनों बातों का जिक्र किया कि जनता आंदोलित होती है तो 1977 बनता है जी, और विपक्ष को उन्होंने कमजोर बताया कि वो सही से बात को रख नहीं पा रहा है, और उन्होंने बीजेपी को भी लताड़ा कि ये दुर्भाग्यजनक है, कीमत बढ़ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय की सरकारें 32 रुपए, ₹32.5 एक्साइज लेकर जनता को चूस रही है, और जनता विरोधी क्या करे? विरोधी बात को कह सकता है डॉक्टर साहब जी, और कोशिश करता है कि वो आंदोलन के रूप में उस बात को आगे बढ़ाए। लेकिन आज दक्षिणपंथियों की हालत ये है कि कोई भी आंदोलन आप करोगे तो आपके खिलाफ केस कायम हो जाएगा जी। कोई भी आंदोलन करोगे आपके यहाँ जांच एजेंसियां भेज दी जाएगी। ये समय, ये दुर्भाग्यपूर्ण समय जो देश का चल रहा है, इसमें मतलब चोट भी कर रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे। हकीकत ये है। तो आज की स्थिति में, और आप जैसा बुद्धिमान पत्रकार ही ऐसी बात की चर्चा इस दौर में कर सकता है जहां पे पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही हो, कोरोना की चर्चा हो रही हो, किसी का ध्यान नहीं गया कि चुनाव के पहले रेट बढ़ाना बंद कर दिए, और चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ तो 4 अप्रैल से फिर रेट, इसे मई से फिर रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक है, और ऐसे अपरपक्ष राजनेता, अपरपक्ष लोगों के हाथ में देश है कि अगर हम वही चीज देखें कि अगर प्रति बैरल कीमत कम होगी तो हमारे लोगों को भी उस कीमत का कम भाव मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक है, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, 32 रुपए केंद्र सरकार ले रही है और 30-32 रुपए राज्य सरकार ले रही है। आखिर उपभोक्ता कहाँ जाएगा? ये दुर्भाग्यजनक है। और जब तक जनता आंदोलित नहीं होगी कि 30-32 रुपए जो है एक सरकार ले रही है, जो 30 रुपए में मिलना चाहिए पेट्रोल, वो हमें 99 रुपए 45 पैसे में मिल रहा है। ये सरकार की कहीं ना कहीं अपरपक्वता है, और मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यजनक भी है। और मैं राकेश जी आपको रोकना चाहूंगा, आप बार बार जोर इस बात पर दे रहे हैं कि ये सरकार की अपरिपक्वता है। ये सरकार की अपरिपक्वता है या परिपक्वता का एक बेहतरीन उदाहरण है। वह इतने बड़े स्तर पर
जनता की जेब काट रही है और कहीं आवाज तक नहीं आने दे रही है। दरअसल क्या आम जनता विपक्ष के निस्तेज होने का खामियाजा भुगत रही है? विपक्ष में दम नहीं बचा, विपक्ष पर भरोसा नहीं बचा जनता का कि आप उनके हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए सब कुछ सहन करने के लिए जनता विवश है? या सरकार का कामकाज इतना बेहतर है, जिसके लिए मैं श्रवण जी के पास जाऊंगा, जिसमें सरकार के संदर्भ में जनता को यह लग रहा है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो बाकी काम इतने अच्छे हो रहे हैं, तो इसके लिए सवाल उठाने की जरूरत क्या है? नहीं, मेरा ये मानना है कि सरकार, विपक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं, अगर आंदोलन करते हैं तो उनको इतना भयभीत कर दिया जाता है। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, आप उठा के देख ले, 6 महीने पहले से केंद्रीय एजेंसियां वहां पे अपना काम करने लगी थी, प्रेशर बनाने लगी थी। जी। बिहार में चुनाव होने थे तो वहां पे प्रेशर बनाने लगी थी। जी। जिस राज्य में चुनाव होता है, या विपक्षी लोगों को जब भी कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी भेज देते हैं, कभी सीबीआई भेज देते हैं। ये दक्षिणपंथी जो सोच है, ये विरोधी को दबा के उनकी आवाज को बंद करने की राकेश जी, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन इतने कमजोर, इतने लिजलिजे आप लोग कब से हो गए कि एक ईडी के आने से, एक सीबीआई के आने से डर गए? लोगों ने उस दौर में देखा है कि लोगों ने 2-2 साल, 3-3 साल जेल में काट दिए जनता के हक की आवाज लड़ते हुए। आप उस पार्टी की विरासत के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए 10-10 साल जेल में बिता दिए। वहां एक केंद्रीय एजेंसी का आने मात्र से इतने घबरा गए हैं कि अब जनता की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, डर के सहम के रहना चाहते हैं। बेशक हमारी विरासत बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं, और विपक्ष की बात को जो जिस दृढ़ता से हमें कहना चाहिए हम नहीं कह पा रहे। इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। राकेश जी ने कम से कम ईमानदारी से एक बात कही कि वाकई हम कमजोर साबित हो रहे हैं। उनकी बात को आगे विस्तार लेंगे, लेकिन मैं एक बार आना चाहता हूं डॉक्टर सारथी आचार्य जी के पास, और सारथी आचार्य जी से कुछ तकनीकी बातें समझना चाहता हूं। जनता के स्तर पर पेट्रोल डीजल सीधे तौर पर प्रभावित करता है उनके जीवन को। जो पार्टी पहले ये कहती थी कि ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, ये आम आदमी की कमर तोड़ता है, वही पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार पिछले 7 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर इतनी बेपरवाह या इतनी आग्रही क्यों है? सारथी आचार्य जी, क्या इकोनॉमिक्स जो देश और दुनिया की है उसमें तेल के दाम कम होना अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालते हैं देश के संदर्भ में, इसलिए सरकार को यह रवैया रखना पड़ रहा है? थोड़ा आप हमें रोशनी देंगे कि सरकार क्यों इसके संदर्भ में इस कदर आग्रही है? देखिए, मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। जी। ये चाहूंगा कि 8-10 साल से हमारी सरकारें जो हैं जी, उन्होंने एक जिसको बोलते हैं ना मार्केट इकोनॉमी जी, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में कहा है कि ये सबसे अच्छी पद्धति है, और जो पहले पद्धति थी वो ठीक नहीं थी। पहले एक ऑयल पूल नाम की चीज होती थी। ऑयल पूल में हजारों करोड़ का घाटा भी होता था और फायदा भी होता था। वो एक ऐसा पूल था कि जब कीमतें ऊपर जाती थी तो ऑयल पूल से फाइनेंस कर दिया जाता था, और ऑयल पूल जब कीमतें नीचे जाती थी ऑयल पूल को वापस भर दिया जाता था, तो एक स्थिर कीमत रहती थी। अब वो ऑयल पूल इन्होंने खत्म कर दिया है और मार्केट से लिंक कर दिया है, ये नहीं जानते हुए कि रुपया जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहता है। वो रुपया डॉलर के अगेंस्ट ऐसा नहीं है पाउंड की तरह, ये यूरो की तरह जो कि बिल्कुल स्थिर रहे। वो हमारा रुपया जो है एक दिन में 10 रुपए भी गिर सकता है, एक दिन में 5 रुपए भी गिर सकता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कमजोर हैं और हमारा रेगुलर डेफिसिट रहता है। इसमें क्या है कि जब कीमतें बाहर बढ़ी तो एकदम हमारे यहां बढ़ गई, और ऑयल पूल है नहीं, खत्म कर दिया इन्होंने, तो पब्लिक के पास जाना पड़ता है। और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 90 रुपए हम जो दिल्ली में आज पेट्रोल दे रहे हैं, उसमें से 30 या 32 रुपए या 34 रुपए के करीब आज मैंने कैलकुलेट किया था, वो तो एक्चुअल तेल की कीमत है। उसमें 30-35 रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है ना। इस कदर लेना उचित है क्या? सरकार कहती है कि इसलिए क्योंकि हम केरोसिन और एलपीजी को सब्सिडाइज कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? एलपीजी पे बहुत कम सब्सिडी जा रही है और केरोसिन तो बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है आजकल कंपेयर टू पहले जो होता था। तो ये कहना कि सरकारें केरोसिन और गरीबों को सब्सिडाइज कर रही है, इसमें मुझे ज्यादा तथ्य नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार
इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की 3-4 कंडीशंस हैं कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास स्थिर रहना चाहिए और लो रहना चाहिए, रुपया एक लो लेवल पे रहना चाहिए। दूसरा यह है कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि मार्केट, हर चीज मार्केट से डिटरमिन होनी चाहिए। बस समहाउ इन्होंने सारी अपनी आर्थिक नीतियां अपने आकाओं के नाम कर दी है, मतलब वर्ल्ड बैंक आईएमएफ डिटरमिन करती है जी। और इसके खिलाफ पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं? पार्टियां इसलिए नहीं बोल रही है, कुछ तो हमारे बाकी स्पीकर्स ने बोल ही दिया है क्या बात है जी। उसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो पुराने नेता थे जी, वो एक नस्ल दूसरी थी। जो 10 साल जेल में रहने के लिए नेता तैयार था, आजकल एक भी नेता एक दिन जेल में रहने को तैयार नहीं है जी। हमारी बदल गई नेताओं की। और उसमें दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार की आइडियोलॉजी इन लोगों ने सेल करी है मार्केट में जी, उसमें नेशनल ऑपोजिशन खत्म कर दिया इन्होंने जी। तो आपको ऑपोजिशन मिलेगा केरला, ऑपोजिशन मिलेगा बंगाल में, ऑपोजिशन मिलेगा पंजाब में, लेकिन आपको एक भारत लेवल पे ऑपोजिशन है ही नहीं जी। और ऑपोजिशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लीडर नहीं है ऑपोजिशन का। अब कांग्रेस कितनी भी पुरानी बढ़िया पार्टी हो, सब कुछ मैंने जो पढ़ा है उसमें देखा है कि ग्रास रूट्स लेवल पे उनके वर्कर्स हैं ही नहीं, सब छोड़ के दूसरी जगह चले गए। तो जब आपके वर्कर्स नहीं होंगे, नेता ही नेता होंगे, तो हमारी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस की लीडरशिप इस प्रकार की है कि आप एक फैमिली, 2 फैमिली, कुछ एलीट, यही लोग रूल कर रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ अ क्रेडिबल ऑपोजिशन की वजह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं अपनी, कुल मिला के मनमानी कर रहे हैं, ये डॉक्टर सारथी आचार्य जी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आचार्य साहब, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल के आंकड़े अगर देखें तो तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा आमदनी केवल पेट्रोल डीजल के टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार ने कमाया है। इसके बावजूद भी यही सरकार हाथ खड़े कर देती है देश में इस महामारी के दौर में सबको वैक्सीन उपलब्ध कराने के संदर्भ में। राज्य अपने स्तर पर व्यवस्था करे 18 से 45 साल के संदर्भ में। बतौर अर्थशास्त्री आपसे जानना चाहता हूं कि इतना पैसा आने के बाद भी सरकार जो केंद्र में, उसके हाथ इतने खाली क्यों हैं? तो ये खाली हाथ होने का मामला है या दिल तंग होने का मामला है? नहीं, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। आजकल कोरोना की महामारी चल रही है और ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि इकोनॉमी इस साल भी शायद नहीं बढ़ेगी जी। कल ही फिगर्स आए हैं कि 72 लाख जॉब्स इस सेकंड फेज में ही चले गए हैं। आर्थिक स्थिति ये इस प्रकार की है, लेकिन इसके बाद भी 20,000 करोड़ हम सेंट्रल वेस्टा में खर्च कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं भाई। और वहां पे आज भी मैं गया था, मैं देखा था काम चल रहा है जी। उसकी जरूरत क्या थी? और इन्होंने क्या किया था कि बजट में कुछ कहा था कि भाई 35,000 करोड़ जो है वो हेल्थ में बढ़ा रहे हैं, वो वैक्सीन कंपनियों को जा रहा है। हेल्थ बजट तो बिल्कुल बढ़ा ही नहीं है जी, घटा है। और तीसरी चौथी चीजें आप देखोगे लास्ट 2-3 साल में जो आपने 2 लाख करोड़ बताया, बिल्कुल सच बताया। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं और मूर्तियां बनाएं जो कि 300, 350, 400, 500 फुट ऊंची हो, तो आपको मालूम है पैसा कहां जाता है जी। और उसके आगे आजकल चीनी हमले की वजह से और हमारा पैसा खर्च होता है डिफेंस पे जी। तो डिफेंस और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की वजह से बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो अनप्रोडक्टिव चीजों में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, ये कहना है डॉक्टर सारथी आचार्य जी का। मेरे साथ में अनिल फिरोजिया साहब जुड़ गए हैं, उज्जैन से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महाकाल के भक्त हैं और साथ साथ मोदी जी के संदर्भ में भी अनन्य समर्थक है। तो फिरोजिया साहब थोड़ा रोशनी देंगे अपनी सरकार की इस नीति के संदर्भ में, जिसने खुले बाजार का पक्ष लिया है। तेल की कीमतों के संदर्भ में ये बयान था देश के सम्माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का कि हम जनता को लाभ देना चाहते हैं, इसलिए हर दिन रेट तय करेंगे ताकि कीमतें घटें तो तुरंत उसका लाभ जनता को मिले। थोड़ा रोशनी देंगे, ये पिछले 2 दिन से देश में जो चल रहा है, 2 महीने के बाद अचानक दाम बढ़ना, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय नेता? जी फिरोजिया साहब। फिरोजिया साहब को शायद थोड़ा समय चाहिए इसके संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे पास सम्माननीय श्रवण गर्ग जी हैं। श्रवण गर्ग जी, हमने सूत्र शुरू किया था अपना देवीलाल जी के, लोकराज लोकलाज से चलता है। इसकी रोशनी में 2 महीने तक तेल के दाम ना बढ़ना, ये लोकलाज के तहत था या लोकराज के,
और अब दाम बढ़ रहे हैं, थोड़ा आपसे दृष्टि मिले। देखिए, आपने एक मोदी जी का एक भाषण दिखाया था अभी जी, बोलते हुए पेट्रोल के और डीजल के कीमतों को लेकर कि उन्होंने जनता से पूछ रहे हैं कि बताओ, और उसमें उनका भाग्य था कि उनका कहना था कि नसीब अगर देश की जनता के काम आता है मोदी का जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस समय जो भी चल रहा है वो मोदी जी के नसीब से चल रहा है जी। ये जो कीमतें बढ़ रही है ये भी उनके नसीब से बढ़ रही हैं जी, और जो कम हुई थी वो भी उनके नसीब से हुई थी। ये इस समय हिमांशु जी, ये पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। इसमें तेल की कीमतों का मामला नहीं है, जैसा इन्होंने अभी बताया सारथी जी ने जी। आज की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, मतलब 375 रुपए रोज से भी नीचे चले गए हैं जी, और करोड़ों लोगों के जॉब्स चले गए हैं। ये मामला पेट्रोल का नहीं है हिमांशु जी, पेट्रोल की कीमतों का नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का है, अर्थव्यवस्था का है, जो कि समाप्त हो चुकी है जी, और तबाह हो चुकी है। हम इसको पेट्रोल के हिसाब से अब सोचना बंद कर देना चाहिए जी, और हमको विपक्ष के हिसाब से भी सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चौधरी राकेश सिंह जी को सुन रहा था मैं, ईडी और आईटी के छापों को लेकर। ये विपक्ष इस देश को चला ही नहीं सकता जी। जो जिनको अर्बन नक्सल कह के जेलों में डाला जा रहा है और जो जेलों से चुनाव जीत रहे हैं असम में जी, वो विपक्ष है इस समय जी। विपक्ष इस समय है ही नहीं, कहीं था ही नहीं कभी। ये मिथ है, आप भी निकाल दीजिए अपने मिथ से जी, कि अपोजिशन कुछ होता है जी। जनता के नाराजगी को अब पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट करती हैं सत्ता के लिए, और हम उसको अपोजिशन की सफलता कहते हैं जी। अपोजिशन नाम की कभी कोई चीज होती नहीं है, मतलब ये एक भ्रम है जी कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी जी, और इस भ्रम में जिंदा रहना चाहते हैं हम लोग कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। कभी कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती जी इस देश में जी, और जनता की जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके इस देश की इकोनॉमी को दो चीजें चला रही है, एक तो शराब चला रही है और पेट्रोल डीजल चला रहे हैं जी। कोरोना के टाइम पे आप देख रहे हैं, आप ही क्या छत्तीसगढ़ में जो मौतें हुई हैं आपको पता है जी। शराब की दुकानें किस तरह से छत्तीसगढ़ में खुली रही और देश में शराब, यानी लोगों को टीके नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, पर शराब इफरात में मिल रही है। उसका बेसिक रीजन यह है कि शराब और पेट्रोल और डीजल इस देश की इकोनॉमी बन गए हैं जी। सरकारों को अगर चलाना है तो एक्साइज की इनकम जी बहुत जरूरी हो गई है। और केंद्र सरकार को आप ये बताइए कि केंद्र सरकार तो टैक्स ले रही है जी पेट्रोल डीजल पर, राज्य सरकारें अपने हिस्से का टैक्स क्यों नहीं कम कर रही हैं जहां की विपक्ष की सरकारें हैं जी। मतलब आप बीजेपी को तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह से सेंट्रल एक्साइज और तमाम चीजें जोड़कर इतना पैसा कर दिया जी, पर जहां राज्य सरकारें बीजेपी की नहीं है वहां वो जनता के हित में क्यों नहीं अपने लोकल टैक्सेस को कम कर रही हैं जी। ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना हिमांशु जी, अब सरकार को चलाना जनता के पैसे की लूट पाट से पेट्रोल के जरिए, डीजल के जरिए अपने राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का हथियार ये बन गया है। ये पूरा का पूरा इसमें बन गया है। आपने कहा विपक्ष नाम की कोई चीज होती नहीं है श्रवण जी, जनता के असंतोष को एक्सप्लॉइट करते हैं। पर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में अब जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की भूमिका में दिखाई देती हैं वो जनता के आक्रोश को अब भुनाने की काबिलियत खो चुकी हैं? क्योंकि यही पेट्रोल डीजल के दामों को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए सरकार का जीना हराम किया हुआ था। 106 रुपए, 106 डॉलर, 110 डॉलर, 120 डॉलर जब कीमतें थी तब भी इस देश में पेट्रोल डीजल 70 रुपए और 60 रुपए मिला करता था। आज 60 डॉलर, 62 डॉलर पे है
और कीमतें 100 रुपए को छू रही हैं। पर उस समय सड़कें भर जाया करती थी, चक्का जाम हो जाया करते थे, खबरों से अखबार पट जाया करते थे कि हाय हाय क्या हो रहा है देश में, आम आदमी झुलस जा रहा है इस महंगाई की गर्मी से। और अब ऐसा लग रहा है सब एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। इस पर आपकी दृष्टि, क्या इस देश ने मान लिया है कि उसकी आर्थिक हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये कीमतें उसके जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, इसलिए है, या अब सांसों में कोई दम बचा ही नहीं है इसलिए कोई विरोध की सांस सुनाई नहीं देती? ये सर, जनता तो विपक्ष तो आप देख रहे हैं किस तरह से काम कर रहा है जी। राकेश जी ने जिस तरह से बताया वो मुझे थोड़ा सा निराशा हुई, क्योंकि मैं बंगाल के चुनाव को फॉलो कर रहा था जी, और ईडी और आईटी और तमाम धमकियों सीबीआई के बावजूद एक औरत किस तरह से, अकेली औरत किस तरह से लड़ती है तमाम लोगों से जी, और बताती है केंद्र को और बीजेपी को कि वो डरते नहीं है जेल जाने से और लाठियां खाने से जी। तो हम जब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को विपक्ष का प्रतिनिधि मान लेते हैं तो सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो ये कांग्रेस इस देश का विपक्ष था नहीं और है भी नहीं और रहेगा भी नहीं। आप ये श्रवण जी की बड़ी कटु टिप्पणी है, लेकिन यथार्थ के काफी करीब महसूस होती है। मैं एक बार फिर अनिल फिरोजिया जी के पास जाने की कोशिश करता हूं, वो बीच में फिर से हमसे जुड़े थे। अनिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ये फिरोजिया साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ये किस प्रकार की सरकार देश में चल रही है और किस तरीके से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए आपने तेल कंपनियों को छोड़ा हुआ है कि जब 5 राज्यों में चुनाव घोषित होते हैं तो 26 फरवरी के बाद से देश में तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 मई को चुनाव खत्म होते हैं और 4 मई से एक बार फिर तेल के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा इस पर आप जैसे जन नेता की दृष्टि साझा हो ताकि देश समझ पाए कि किस नीति और नियत के साथ में सत्ता का संचालन देश में चल रहा है। हिमांशु जी, मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्रवण गर्ग जी को सुन रहा था जी, और बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, और आपकी पहले प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, फिर उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा जी, कि जो ये तेल है, ये कच्चा तेल, ये अंतरराष्ट्रीय इसका वो चलता है जी, जो भाव तय होते अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय होते हैं, जिससे कि तेल की कीमत बढ़ती घटती रहती है। इसमें चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, अभी आपको मालूम है कि कोविड संक्रमण चल रहा है, जिसमें कितनी दवाइयां, वैक्सीन सब सरकार मांग 14,000 करोड़, ये 12,000 करोड़ के लगभग अभी सरकार ने इसमें करा है। तो ये पैसे का प्रबंध करना और इसका तेल की कीमत बढ़ना, ये आप समझ सकते हैं जी। दूसरा, माननीय श्रवण जी कह रहे थे कि एक अकेली औरत जिस प्रकार से लड़ी और डरी नहीं, जेल लाठी खाने से डरी नहीं, तो मैं श्रवण जी गर्ग साहब से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं साहब कि पश्चिम बंगाल में माननीय महामहिम राज्यपाल ने चुनाव के पहले भी चिंता व्यक्त करी थी कि वहां पे अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है जी। और अभी लोकतंत्र के चुनाव हुए, चुनाव के बाद वहां पे जो नरसंहार हुआ वो आप सब देख रहे हो। तो वो एक अकेली बेचारी कितने लोगों की हत्या करेगी, कितने लोगों की हत्या करवाएगी? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताओ ना कि लोग डरे नहीं, घबराई नहीं, तो क्या अराजकता के दम पे ही लोकतंत्र को बहाल किया जा सकता है क्या साहब वहां पे? तो बड़े परेशान हैं अनिल फिरोजिया साहब। मैं श्रवण जी तो आपके सवाल को लेकर चला जाऊंगा, लेकिन अनिल फिरोजिया थोड़ी गंभीर बात आपसे करना चाहता हूं। क्या ये एक महज सुखद संयोग है इस देश के संदर्भ में कि जब चुनाव होते हैं उस समय तेल की कंपनियों के दाव बदलते नहीं हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर आप बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से भाव बदलते रहे, पर इस देश में तेल कंपनियों ने तेल के दाम बढ़ाए नहीं। क्या अनिल फिरोजिया साहब, इस देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को अब ईश्वर के सामने खड़े होते हुए रोज सुबह एक अगरबत्ती लगानी चाहिए कि हमेशा यह देश चुनाव मोड में रहना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव मोड में देश रहेगा तो ही हमारे हिस्से में कुछ राहत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है।
कुछ राहत मिल सकती है, कुछ सहूलियत मिल सकती है, बाकी नहीं तो इसके अलावा हम केवल बाजार के हवाले हैं, सरकार के भरोसे नहीं। क्या कहेंगे अनिल फिरोजिया साहब? ये हिमांशु जी, ये कहना गलत रहेगा कि भाई चुनाव मोड़ पे रहे सरकार तो भाव कम होंगे। मैंने आपको यही बोला कि अंतरराष्ट्रीय इसका भाव तय होता है और अभी भाव बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे भारत देश में भी भाव बढ़े हैं। मैं माफी चाहूंगा फिरोजिया साहब, दो अर्थशास्त्री मेरे साथ में हैं और उनमें से जो डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं वो तो यूएन के भी सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं, यानी देश का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है अर्थ जगत के। तो आपके द्वारा दी गई जो दलील है बतौर जन नेता, बतौर भाजपा नेता, उनकी दलील से कितने सहमत है डॉक्टर सारथी आचार्य जी आप कि 2 महीने से तेल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं था इसलिए परिवर्तन हुआ नहीं, अब चूंकि दाम बढ़ रहे हैं इसलिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं? ये जो दलील है हमारे सम्मानीय सांसद जी की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की, सही है, तथ्यों के अनुरूप है और हमें इस पर एतबार करना चाहिए? मुझे तो मुश्किल लगता है एतबार करना जी, बेसिकली बिकॉज हमारे देश में, जैसे मैंने पहले कहा था, रुपया बहुत चंचल है जी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है जी। तो भारत सरकार ने बहुत साल, कई दशक तक एक ऑयल पूल बना के रखा था कि जब कीमतें बढ़ती थी तो ऑयल पूल से पैसा लेके तेल की कीमत जो है बाजार में वो स्टेडी रहती थी और तब कीमत, इंटरनेशनल कीमत गिरती थी तब ऑयल पूल को वापस भर दिया जाता था। तो एक तरह से ऑयल पूल जो है एक कंडेंसर की तरह काम करता था, वो ऑयल पूल उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है जी। और रोज की कीमतें जो बढ़ेंगी गिरेंगी और सडनली आपका रुपया गिर गया क्योंकि कुछ फॉरेन एक्सचेंज, ये शेयर मार्केट से पैसा चला गया तो एकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बिकॉज आपको रुपया गिर गया है। इस तरह इकोनॉमी नहीं चल सकती है, इस तरह इकोनॉमी नहीं चल सकती है। मैं आपको अनिल फिरोजिया थोड़ा आंकड़ा साझा करता हूं। जब 2014 में आप सत्ता में आए थे ना, केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ, उस समय जो भारत सरकार की व्यवस्था थी उसमें 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपए 38 पैसे की एक्साइज वसूली जाती थी और डीजल पे 4 रुपए 52 पैसे की एक्साइज वसूली जाती थी। आज का आंकड़ा है कि आप 1 लीटर पेट्रोल पे 31 रुपए 82 पैसे वसूलते हैं। यह मैं आपको 16 फरवरी का आंकड़ा दे रहा हूं। और 1 लीटर डीजल पे 33 रुपए 46 पैसे की वसूली बतौर टैक्स करते हैं। आपने पिछले 7 साल में इसके माध्यम से एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल के संदर्भ में 3 गुना और डीजल पे 7 गुना अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है। आपने इस देश के किसानों की आय 2022 तक 1.5 गुना करने की बात कही और पेट्रोल डीजल के माध्यम से अपनी जेब 5 गुना और 7 गुना बढ़ाने की व्यवस्था कर ली। क्या कहेंगे आप अपनी जनहितकारी इस नीति के संदर्भ में कि आप किसान की आय 2022 तक 1.5 गुना करने का वादा करते हैं और अपनी आय 7 साल में 7 गुना बढ़ा लेते हैं? क्या कहेंगे? मेरा साहब जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था जी कि किसानों की आय को दुगना करना है जी, 1.5 गुना नहीं करना, दुगना करना है जी, और उसके लिए हम चले भी थे, हमने प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन ये किसी को भी नहीं मालूम था कि ये ऐसा संक्रमण कोरोना आएगा जिससे पूरा देश में अभी तो पूरा विश्व थर्रा जाएगा जी। और आज वास्तव में स्थिति बहुत विकट है जी। दूसरा, आप जो आंकड़े दे रहे हो डॉक्टर साहब जी, अगर आप पिछले 55 साल में कांग्रेस का देखेंगे तो लगभग 60% अगर पेट्रोल डीजल के अगर किसी ने भाव बढ़ाए थे तो वो कांग्रेस सरकार ने बढ़ाए थे। आप आंकड़े देख लो। और हमारे 2 विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, खंडेलवाल जी भी बैठे हैं, सारथी जी आचार्य जी भी बैठे हैं, माननीय गर्ग साहब भी बैठे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राकेश चौधरी जी भी बैठे जी। तो ये भाव किसने बढ़ाए? अभी ये बात सही है जी। मैं आचार्य जी ने जो आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा था और आचार्य जी ने उसको घुमा फिरा के बोला जी कि ऐसे अर्थव्यवस्था, लेकिन आचार्य जी ने यह स्पष्ट नहीं करा कि वास्तव में अभी इंटरनेशनल के भाव की क्या स्थिति है और जिसके कारण अभी तात्कालिक के भाव इंडिया में बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर
अनिल फिरोजिया साहब, इस संदर्भ में है कि हम सब बाजार के अनुसार ही चल रहे हैं और 2 महीने तक बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े नहीं थे, इसलिए हमने दाम बढ़ाए नहीं। ये दलील ऐसी है जिस पर शायद ही किसी को एतबार हो, क्योंकि दामों में परिवर्तन निरंतर होता रहा। राजू खंडेलवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिल फिरोजिया जी आपके पुराने साथी, आपकी पुरानी पार्टी के साथी जो दलील दे रहे हैं, उनसे कितना इत्तेफाक है आपका? इंटरनेशनल मार्केट में इस पीरियड में, चुनाव के समय में $10 की कीमत की वृद्धि हुई है। इसलिए ये कहना कि इंटरनेशनल मार्केट कीमत बढ़ती है तो बढ़ती है, कम होती गलत। दूसरी बात, जिस 60 गुना का वो हवाला दे रहे हैं, उस समय ये बताने भूल गए हमारे माननीय सांसद जी कि उस समय इंटरनेशनल रेट क्या था। 110 और 120 रुपए डॉलर पे कीमत भारत में क्या थी, और जब $40 पे जब हमको मिल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, तो भारत में रियाल की कीमत क्या थी, इसको बताना भूल गया। तीसरी बात जो श्रवण गर्ग साहब ने कही है टैक्स की, मेरा ये कहना है कि जो मैं टैक्सेशन का वकील हूँ, इस कमीशन, डीलर का कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और वेट जो स्टेट का रेट है वो लगता है, और विभिन्न स्टेटों में, विभिन्न राज्यों में वेट के रेट अलग अलग है। वह सरकार, वह पार्टी जिसकी नीति है एक राष्ट्र एक संविधान एक निशान एक संविधान, उसकी नीति का पालन करने वाली, एक राष्ट्रभाषा का पालन करने वाली सरकार वेट क्यों नहीं जीएसटी में ला रही है पेट्रोल प्रोडक्ट को, जबकि राज्य की सब सरकार अधिकतर 5 स्टेटों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह एनडीए की सरकार है, और 5 स्टेटों में भी 3 स्टेट इस बात के लिए एग्री हैं कि यदि आप जीएसटी में लाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब फिर ये सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, ये समझ के परे है। राजीव जी, आप जैसा समझदार आदमी कह रहा है कि समझ के परे है। समझ तो सामने है कि जिस तरीके से आय का माध्यम पेट्रोल डीजल बन गया है, आम आदमी की जेब से निकल के पैसा सीधे सरकार के खजाने में जा रहा है, उस खजाने के प्रति मोह है जो ये कदम उठाने नहीं देता है। आपको इससे उत्तर क्या बात समझ में आ रही है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही फिरोजिया साहब ने कि साहब इतना बड़ा हुआ और सरकार को डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, ये बात सरकार के मंत्री और अपने प्रवक्ता लोग कह चुके हैं कि जनता को उसमें सहयोग देना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि सरकार ओपनली डिक्लेयर करे ना कि हम पेट्रोल प्राइस के द्वारा अपने फंड्स को, रिजर्व को भर रहे हैं, और उसके बदले वो सेस लगा दे वहां पे। लेकिन इस तरह का ये कहना कि भाई हम कंट्रीब्यूशन पब्लिक से ले रहे हैं, तो उस समय सरकार, जब यूपीए सरकार के समय जब कांग्रेस ने जब रेट बढ़ाए थे, तब आपने विरोध आंदोलन करके उसको सरकार, जनता का कंट्रीब्यूशन होने से क्यों रोका आपने? ये सवाल ये सवाल पैदा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तब आप विरोध करते तो आप इसके हिमायती बने हुए हैं। लेकिन मैं चौधरी राकेश जी आपके पास थोड़ा और संजीदा बात करने के लिए आ रहा हूं कि आपने कहा कि ईडी, सीबीआई ये एजेंसी आ जाती है इसलिए मामला नहीं बन पाता है। तो मेरा आपसे जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया आ गया है, इसने आपकी जनता की लड़ाई लड़ने की ताकत को ही कुंद कर दिया है। आपके तमाम तथाकथित बड़े नेता सुबह उठने के साथ अपने मोबाइल के माध्यम से, एक ट्वीट करने के माध्यम से मान लेते हैं कि उनकी राजनीति का आज की ड्यूटी पूरी हो गई। उन्होंने जनता की बात कह ली, जनता के संदर्भ में बात रख दी, अब इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये ट्वीट खेलने के चक्कर में जनता का काम लग गया? डॉक्टर साहब, भारतीय लोकतंत्र इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है जी। आदरणीय श्रवण गर्ग साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कितने 1.5 वर्ष हो गया लगभग हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। कितने लोग अखबारों में जगह दे पा रहे हैं, कितने लोग मीडिया में जगह दे पा रहे हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन वो आंदोलन वही का वही है और उसको कहने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल बहरी होके बैठी हुई है, दक्षिणपंथी सरकार है। मैं श्रवण भाई गर्ग साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने भोपाल में जब एजुकेशन में था, पढ़ता था, उस समय मैंने इनके लेख पढ़ के आगे बढ़ा, लेकिन मैं 79 की उस वाकया को याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी रही नहीं विरोध की राजनीति करने वाली, तो मैं 79 की जनता पार्टी की सरकार के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी को एक दिन के लिए बंद किया गया था, और उस समय हाहाकार मच गया था देश में, और 79 में जब इंदिरा जी सड़क पे उतरी, कार से कूद किया, तो देखिए आपके 2.5-3 साल की जनता पार्टी की सरकार बहुत तेजी से नीचे गिरी आके, और फिर कांग्रेस की सरकार काबिज हुई। समय का इंतजार करिए, कांग्रेस भी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका जज्बा कायम होगा, जिसका इकबाल बुलंद होगा, लेकिन हमें दृढ़ता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी डॉक्टर साहब। मूल बात यह है, और जिनके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं वो वास्तव में लोकतंत्र का कहीं ना कहीं
कमजोर करके, दक्षिणपंथी लोग हैं, हम किसानों को देख रहे हैं, अन्न आंदोलन देखे हमने, सब जगह लोगों पे केस लगा देते हैं, लेकिन जनता को आगे आना पड़ेगा, पार्टियों को आगे आना पड़ेगा और इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसका शुभारंभ पश्चिम बंगाल से हुआ है। इसका शुभारंभ पश्चिम बंगाल से हुआ है, जहां पर आप एक सीट पे सिमट गए। जो सारथी जी कह रहे थे कि देश के स्तर पर विपक्ष की कोई भूमिका नहीं दिखती है, इसलिए ये परेशानी है। क्या चौधरी राकेश सिंह जी ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस का खोखला हो जाना ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गया और इसके लिए आपका मौजूदा नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को इस कदर नेस्तनाबूद कर दिया? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में अकेली कांग्रेस ही नहीं, सभी विरोधी दल बहुत कमजोर स्थिति में आ गए हैं जी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्यों नहीं हम पश्चिम बंगाल की बात करें? हमें विरोधियों को एकजुट होने का एक रास्ता मिला है। हमें दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ खड़े होने का हमारे राज्य के जो राजनीतिक दल है उन्होंने हिम्मत बनाई है और ये सब राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर पूरा नेतृत्व कांग्रेस संभालेगी। और ये जितने राज्य के दल हैं विपक्ष के, उनके हौसले बड़े हैं, लड़ाई लड़ने की क्षमता बड़ी है। कांग्रेस फिर एक बार विपक्ष की भूमिका में रहेगी और संघर्ष करेगी। अभी भी आप नेतृत्व करना चाहते हैं। ममता बनर्जी आपके नेतृत्व में काम करेंगी, वो ममता बनर्जी जिनके साथ मुकाबला करते हुए आप एक सीट पर रह गए 294 में से। आप बता रहे कि विपक्ष कमजोर हो रखा है। विपक्ष जो क्षेत्रीय दलों के रूप में है वो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। केवल और केवल अगर कमजोर हो रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल हैं, जिनकी एक राष्ट्रीय उपस्थिति होती थी और वो राष्ट्रीय उपस्थिति अब क्षेत्रीय दलों से भी गई गुजरी हो गई है। क्या कहेंगे चौधरी राकेश सिंह इसके संदर्भ में? अभी भी आप इच्छा रखते हैं कि आप नेतृत्व करें देश का? कौन आपका नेतृत्व स्वीकारेगा? 77 में भी डॉक्टर साहब, जब तमाम दल, जनसंघ हुआ करता था, सोशलिस्ट हुआ करता था, सब लोग मिलके ही दल बने थे जनता पार्टी जी। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की हालत ऐसी हो गई है कि सभी क्षेत्रीय दलों को, सभी विरोधी दलों को मिलना पड़ेगा इन आशाशाहियों के खिलाफ, इन दक्षिणपंथियों के खिलाफ, जिनके कान में शीशा पड़ा हुआ है, जो किसान को 1.5 वर्ष से सुनना नहीं चाहते हैं, जो विरोधियों को दबाना चाहते हैं। तो आज ये मौसम बन गया है, वातावरण बन गया है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद कि सभी राजनीतिक दल, विरोधी दल एकजुट होकर इनका मुकाबला करेंगे। तो राकेश चौधरी जी तो केवल इस इच्छा में है कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर कांग्रेस की पालकी ढोने का काम करें और कांग्रेस उसका नेतृत्व करते हुए फिर सत्ता सिंहासन में पहुंच जाए। कमोबेश आशय इस प्रकार का। लेकिन मैं डॉक्टर सारथी आचार्य जी के साथ में राजनीतिक बातचीत नहीं बल्कि थोड़े आर्थिक विषय पर बातचीत इस रूप में करना चाहता हूं आर्य सर, कि कुल मिला के सरकार को पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी लगाने के माध्यम से इफरात पैसा मिल रहा है। क्या इस मिले हुए पैसे ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है? क्या हमारे आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं? क्या आर्थिक दृष्टि से हमारा देश विकासशील से विकसित देश होने की दिशा में बढ़ चला है? बतौर अर्थ विशेषज्ञ आप इस संदर्भ में थोड़ा दृष्टि देंगे? यही संतोष रहे कि हमने जो कुछ भी अपनी जेब से लुटाया है वो इस देश को मजबूत करने के काम आया है, ना कि एक पार्टी के अपने खेल को पूरा करने के। यो देखिए साहब, आप ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं हिंदी में उसको बोलेंगे, खैर जो कुछ भी बोलते हैं सब समझते हैं। विकास दर जो है वो 14, 15, 16, 17 तक भी बढ़ रही थी, लेकिन 17, 18 में वो शायद 7 से 6 हो गई थी, फिर 18, 19 और गिर गई, 19, 20 में और गिर गई। कोरोना को छोड़िए, उसके पहले से ही गिरनी शुरू हो गई थी। और इसका कारण सबसे बड़ा ये था कि जो निजी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो काफी साल से हिंदुस्तान में बंद हो गया था और जो गाड़ी चल रही थी वो उसी की कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से गाड़ी चल रही थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों बंद हो गया हमारे यहाँ? क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्या? हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आके 36 या 38, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं, पुराना नंबर है, 36-38 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाके निवेश करते हैं और हिंदुस्तान में निवेश नहीं करते हैं। तो बाहर की अर्थव्यवस्थाओं को वो लोग हेल्प कर रहे हैं, वहां जॉब्स क्रिएट होते हैं। हमारे यहाँ नहीं आते इंडस्ट्रियलिस्ट, और हाई वैल्यू इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं वो हिंदुस्तान से प्रस्थान करके बाहर जाके सिटीजनशिप एक को $2-2 मिलियन से खरीद रहे हैं जी। वो जा रहे हैं टर्की, वो जा रहे हैं यूके, वो यूएई जा रहे हैं, वो ग्रीस जा रहे हैं, इंग्लैंड अमेरिका तो जा ही रहे हैं, अमेरिका कनाडा भी जा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि
मुझे कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई इन द लास्ट 3-4 साल में एटलीस्ट जिससे मैं कह पाऊं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। मेरा एक और सवाल है आपसे, जब मैं कुछ भाजपाई मित्रों से बात करता हूं तो उसमें ये दलील भी आती है कि जो पहले की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार थी उसने बड़े पैमाने पर लोन बांटे, वो सारे लोन जो है डिफॉल्ट हो गए और उसकी भरपाई करने के लिए जो एक विकल्प निकला वो पेट्रोल डीजल के माध्यम से जो कमाई हो रही है उससे उसकी भरपाई हो पा रही है, इसीलिए देश खड़ा हुआ है। ये तर्क कितना जायज कितना नाजायज सारथी साहब? देखिए साहब, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इसमें वैलिडिटी है, क्योंकि यदि आप बजट देखेंगे 25,000 करोड़ के करीब उन्होंने क्या बोलते हैं उसको रिकैपिटलाइजिंग ऑफ बैंक्स के लिए पैसा इन्होंने रखा है, जबकि इनके लॉसेस जो है लाखों करोड़ के हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंकों को इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया है जिसकी वजह से बैंकों की भरपाई हो पाए और बैंक अपने पैर पर वापस खड़ा होकर लेंड करना शुरू करे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा तो हमारी नहीं है। तो सारथी आचार्य जी खोज नहीं पा रहे हैं अपने स्तर पर कि अगर इतना बड़ी संख्या में जो पैसा आ रहा है वो पैसा जा कहां रहा है। ये सवाल अनुत्तरित है। हमारे मन को ये संतोष नहीं दे पा रहा है कि जो हमारी जेब से जा रहा है वो देश के विकास के काम आ रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला मिल नहीं पाया। लेकिन मैं श्रवण जी के पास में वापस आ रहा हूं और श्रवण जी, पिछले दौर की बातचीत में काफी निराशा का स्वर था आपका और हम सब भी निराशा से भर गए, कहीं कुछ आशा ही नहीं जीत रही। तो क्या माना जाए कि अब हम लोग इसी नियति के पात्र हो गए हैं, विपक्ष के स्तर पर कोई भूमिका है नहीं, सत्तारूढ़ दल के आचरण के संदर्भ में आप निराश हैं ही? तो क्या देख रहे हैं उम्मीद आने वाले समय के लिए 5 दशक की पत्रकारिता के बाद क्या निराशा से लबरे श्रवणगर जी की ये टिप्पणी हमारा नसीब बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, निराश नहीं हूं जी। मैं बड़ा आशान्वित हूं जी। मैं जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिस विपक्ष की चौधरी राकेश जी बात कर रहे हैं, मैं उस विपक्ष की बात कर रहा था जी। इस देश में एक नए किस्म का विपक्ष उभर रहा है हिमांशु जी। जी। आप अगर देखें केरल में जो विपक्ष उभर रहा है, तमिलनाडु में जो विपक्ष उभर रहा है, बंगाल में जो उभर रहा है जी, देश की अलग अलग जगह जो विपक्ष उभर रहा है वो विपक्ष अब इस देश को चलाएगा जी। कांग्रेस को लेकर हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि कांग्रेस पर बहुत उम्मीदें हैं, कांग्रेस से उम्मीदें छोड़ देना चाहिए जी। हमारे फिरोजिया जी ने एक बात कही पश्चिम बंगाल में हिंसा की जी। तो पंचायत चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही है और जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं वहां जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए जी। ये उत्तर प्रदेश, ये बंगाल की प्रदेश की हिंसा पर पर्दा डाल रहे हैं ये लोग जी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को जेलों में जो बंद हैं, जिस तरह के वहां अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। और वहां पंचायत के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा लगा है, ये बंगाल से भी बड़ा तमाचा है वहां पर। हम उस बात को नहीं कर रहे हैं। देखिए, मूल मुद्दा ये है कि पेट्रोल और डीजल की जो दाम है जी, वो उससे जनता को क्या फायदा हो रहा है। 2 चीजें हैं इसमें, समझ लें जी कि एक तो कोरोना के काल में पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो गई है काफी जी, और सरकार की अगर उसी दाम पर सरकार पेट्रोल और डीजल बेचती है तो उसकी आय में काफी गड्ढा होगा जी। सरकार की आय का बहुत बड़ा साधन जो है पेट्रोल और डीजल है जी। तो जितनी इसकी बिक्री कम होगी उतनी आय कम होगी, इसलिए उस आय को कॉम्पनसेट करने के लिए इनको कीमतें बढ़ाना जरूरी है जी। ये सरकार जमींदारों की तरह काम कर रही है और ये सूद पर अपनी रोजी रोटी चला रही है। तो ये जो इसकी खुद की कमाई कुछ है नहीं, जनता के एक्सप्लॉयटेशन से, जनता की जेब से जितना, ये जो आपने बताया कि ये सारथी जी ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूं कि ये कितने एनपीएस को इन्होंने, जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स थे बैंक के और जो कारपोरेट सेक्टर में है लाखों करोड़ों रुपए के, उसकी वसूली के लिए क्या किया? वो कुछ नहीं किया। इन्होंने के सारे एनपीएस को खत्म कर दिया जी। क्यों कर दिया? कि ये जो कारपोरेट्स हैं इस सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं जी। तो इसलिए ये सरकार की आय का जो अब साधन है वो सीमित होते जा रहे हैं और सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें और आने वाले समय में और दिक्कतें रहेंगी। लेकिन मैं श्रवण जी
आपने जो उम्मीद जगाई उसको लेकर एक सवाल करना चाहता हूं, फिर आखिरी बातचीत का अनिल फिरोजिया जी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि जो विरोध, जो विपक्ष बंगाल से उभर रहा है, जो विपक्ष तमिलनाडु से उभर रहा है, जो विपक्ष केरल से उभर रहा है, पर इस विपक्ष के कटे अनुभव के साक्षी हैं हम इतिहास के पन्नों में। यूपीए सरकार अगर आजाद भारत के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार के तौर पर देखी जाती है तो उसका बड़ा कारण उसमें इन क्षेत्रीय दलों की ब्लैकमेलिंग को ही माना जाता है। उनकी करतूतों के संदर्भ में आप इंकार नहीं कर सकते हैं। ये क्षेत्रीय दल जब जब केंद्रीय सरकार का हिस्सा बने हैं तब तब उन्होंने जिस प्रकार का आचरण किया है, क्या उसके प्रति कोई ना इत्तेफाकी रखेंगे? और अगर यही दलों का जमघट निजी स्वार्थों के तहत एक बार फिर सत्ता में हिस्सेदारी करेगा तो क्या देश के लिए बेहतर होगा? आप क्या समझते हैं कि वर्तमान सरकार में उस तरह की भागीदारी नहीं है ब्लैकमेलिंग की? जी, ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग बदल गए हैं, उनके चेहरे बदल गए हैं जी, और बाकी चीजें वही हैं। मतलब कोई यूपीए सरकार में अगर डीएमके के राजा थे और कानीमोझी थी और लोग थे जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस सरकार में इस तरह के लोग नहीं है? कौन नहीं है आप बताइए। नीतीश कुमार किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं सरकार से? जी, तो श्रवण जी का मानना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार बदल जाने से वो चेहरे के चरित्र बदल गए हैं। आप मुखौटे बदले हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग करने वाले तत्व अभी भी इस सरकार में भी मौजूद है, ऐसा श्रवण गर्ग जी का नजरिया है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए अनिल फिरोजिया साहब आपके पास आता हूं। दलीलें आप कितनी भी दे लें, पर इस नैतिक ईमानदारी के संदर्भ में कैसे आप इंकार कर लेते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2014 से पहले तेल के दामों को लेकर जनता की आवाज सड़क पर बुलंद किया करते थे कि ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये दाम कैसे बढ़ रहे हैं, ये दाम किस अधिकार से बढ़ाए जा रहे हैं, वो ही नेता, वही कार्यकर्ता आज चुप्पी बांधकर जनता की जेब कटती हुई देख रहे हैं। क्या सत्ता के लिए इस कदर जनता के हितों से समझौता करने के लिए तैयार है अनिल फिरोजिया जी, आप और आप जैसे तमाम साथी? सत्ता का चरित्र आपको इतना लुभा गया कि जनता के हक की बात करना भी अब आपको भाता नहीं? डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्रवण गर्ग जी के बातों का उत्तर देना चाहूंगा जी कि आपने बोला कि पश्चिम बंगाल है, केरल है, ये विपक्ष ये अब देश का नेतृत्व करेंगे, ये चुनाव जीते, ठीक है जी, लेकिन मैं माननीय श्रवण जी के से पूछना चाहूंगा, आप दिल पे हाथ रख के बात करें साहब। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बचपन में बहुत छोटा था जब से मैं आपका पढ़ता आ रहा हूँ पेपरों में आर्टिकल। आप इतने वरिष्ठ थे कि मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ। लेकिन जो ममता बनर्जी ने, जो केरल में हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से विपक्ष को वो मार काट रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति तो नहीं है साहब? आप जो बात कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, ये हो गया, लेकिन आज हम मीडिया में देखते हैं कितने लोगों के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 400 कार्यकर्ता शहीद हो गए पश्चिम बंगाल में, केरल में। चुनाव खत्म हो गया अनिल फिरोजिया जी, इसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ लिया। पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया आप 77 सीटों पे आ गए हैं, कुर्बानी आपकी व्यर्थ नहीं गई है। बहरहाल तेल के दामों के संदर्भ में हमारा सवाल था, उसका प्रश्न अनुत्तरित रह गया। मेरे कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है और जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य सांसद से था उसका उत्तर मिला नहीं, और दरअसल उत्तर इतनी आसानी से मिल भी नहीं सकता। कुल मिला के विडंबना है कि अब इस देश की जनता के हिस्से में राहत केवल उसी मौसम में मिलेगी जब मौसम चुनाव का होगा। और अगर यही हमारी नियति है तो तय मानिए कि देश के भविष्य को लेकर बहुत अच्छी उम्मीद करना बेमानी है। हम ऐसी बेमानी उम्मीद के साथ नहीं रहना चाहते। उम्मीद करते हैं कि ये सरकार अपने नज़रिए को बदलेगी। एक भरोसा इस देश की जनता ने आपके प्रति जो जताया है उस भरोसे का सम्मान करेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जनता की पीड़ा को, जनता की दर्द को, जनता के दुख को व्यक्त करने वाले इस देश में तमाम कवि और शायर हुए हैं। उनमें से एक बड़ा ही सम्मानीय नाम है अदम गोंडवी जी का। उन्हीं की लिखी हुई कुछ पंक्तियां आज साझा करते हैं आपसे। उन्होंने कहा है कि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, कि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को, सब्र की एक हद भी होती है तवज्जो दीजिए, सब्र की एक हद भी होती है तवज्जो दीजिए,
गर्व रखें कब तलक नारों से दस्तरखान को। अदम गोडवी ने जो लिखा था इसमें दस्तरखान खाने से पहले जो कपड़ा बिछाया जाता है उसे दस्तरखान कहते हैं। इससे ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ और क्या हो सकती है? क्या इस देश की सरकार और तमाम राज्यों में मौजूद विभिन्न दलों की सरकारें आम आदमी की इस पीड़ा को समझेंगी और तेल के खेल से जो कमाई का सिलसिला चल निकला है अपने उस लालच पर कुछ अंकुश लगाएंगी? ये सवाल अनुत्तरित है। देखिए इसका उत्तर कब मिलता है। बहरहाल मुझे दीजिए सादर प्रणाम।